हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेसन 2 सॉल्यूशन विलियन का भाग 2 करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने द्रव्यमान इकाई के अंतर्गत कुछ यूनिट्स पढ़ी थी, जिसमें मास परसेंटेज, पीपीएम और पीपीबी हमने पढ़ लिया था। आज चौथी यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न। इसे मोल भिन्न के अलावा मोल अंश या मोल प्रभाज भी कहा जाता है और ये विलियन के किसी भी घटक के लिए ज्ञात की जाती है। अगर किसी विलियन में 2 घटक है तो ये दोनों घटकों के लिए ज्ञात की जा सकती है, ए और बी माना कि। अगर कोई विलियन 3 घटकों से मिलकर के बनाए ए बी सी, तो ये तीनों ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, तीनों के लिए ज्ञात की जा सकती है। सबसे पहले तो ये हमको जानना जरूरी है। अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम मोल फ्रैक्शन को जाने, हम मोटे मोटे रूप में इसको देख लेते हैं कि किसी भी विलियन में उपस्थित किसी घटक की मोल भिन्न, क्योंकि इसको घटकों के लिए निकाला जाता है, तो किसी भी घटक की मोल भिन्न ये बताती है कि विलियन के कुल मोल में उसका हिस्सा कितना है। विलियन के जितने भी मोल हैं, कुल मोलों की संख्या है, उसमें उस घटक के कितने मोल अंश हैं या उसका योगदान कितना है ना। तो इसे हम नीचे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, उससे हम समझ पाएंगे। देखना कैसे होता है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि कोई एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 2 प्रकार के घटक हैं, ए और बी। और जनरली आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो द्विअंगी विलियन के आएंगे। और हम जानते हैं जब भी किसी विलियन में 2 घटक होते हैं, ए और बी, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। जो बिग अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, वो कहलाता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो कहलाता है सॉल्वेंट यानी विलायक। जो लेस अमाउंट में हो, कम मात्रा में हो, उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट यानी विलेय। और पूरी बुक के अंदर आपकी जो टेक्स्ट बुक है या रेफरेंस बुक है, जितनी प्रकार की भी बुक्स हैं, उनमें जनरली विलायक को विलायक को ए माना जाता है और विलेय को बी माना जाता है ना। आगे भी हम पढ़ेंगे इस पूरी बुक में, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे और शॉर्ट में फॉर्मूले लगाएंगे, तो आप ये ध्यान रखना कि हमेशा हम विलेय को बी लेंगे और विलायक को ए लेंगे, ठीक है। तो माना कि कोई विलियन के अंदर 2 घटक हैं, ए और बी, जिसमें एक विलेय है और दूसरा विलायक है, ठीक है। अब माना कि ए के मोलों की संख्या है एन, स्मॉल एन, और बी के मोलों की संख्या है एन बी, जैसा कि यहाँ लिख रखा है। तो अब देखिए, ये विलियन है, घटक ए, घटक बी। घटक ए को मैंने मान लिया ये सॉल्वेंट है, विलायक है। घटक बी को मैंने मान लिया ये विलेय है। मैंने आपको पहले ही कहा विलेय को बी लेते हैं ना। ए के मोलों की संख्या है एन ए, बी के मोलों की संख्या है एन बी। तो घटक ए यानी विलायक की मोल भिन्न एक्स ए, मोल भिन्न को प्रदर्शित करते हैं एक्स से, और नीचे लिखते हैं उस घटक के लिए, जिस घटक के लिए हम निकाल रहे हैं उसका नाम। तो एक्स ए क्या होगी? घटक ए के मोलों की संख्या अपॉन विलियन के कुल मोलों की संख्या। तो घटक ए के मोलों की संख्या कितनी है यहाँ पर? एन ए। और विलियन के कुल मोलों की संख्या कितनी है? एन ए प्लस एन बी। विलियन यानी क्या हो गया? विलेय प्लस विलायक विलियन हुआ। तो विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, जितने भी घटक हैं उन सबको जोड़ दो, उनके मोलों की संख्या को। यहाँ पर 2 घटक हैं तो दोनों घटकों के मोलों की संख्या की जोड़ दो, तो वो विलियन के कुल मोलों की संख्या हो जाएगी। तो एक्स से इक्वल टू हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसी प्रकार से अगर मैं बी के लिए मोल भिन्न निकालूं, जिसको मैंने विलेय कहा यहाँ पर, तो वो हो जाएगी एक्स बी। और एक्स बी का सूत्र क्या हो जाएगा? बी के मोलों की संख्या अपॉन विलियन के कुल मोलों की संख्या। तो ये एक्स बी बराबर हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, है ना। तो दोनों के मोल भिन्न हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें देखने वाली बात क्या है। एक तो ये कि इस मोल भिन्न के सूत्र में ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है। मोल से मोल कट गए तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये भी मोल में है और ये भी मोल में है। मोल से मोल कट गए तो ये होगी डायमेंशन लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, है ना। इसलिए ये हमेशा डिजिट में होता है। मोल भिन्न या मोल अंश हमेशा डिजिट में होगी।
मोल फ्रैक्शन। इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगी होगी, ये ध्यान रखिए। एक तो ये चीज़ ध्यान रखने लायक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इन दोनों घटकों की मोल भिन्नों को मैं जोड़ूं XA प्लस XB तो इसका योग आता है 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं विलयन के अंदर उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्नों को जोड़ दूं तो उसका योग हमेशा 1 आएगा, अर्थात विलयन के सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग सदैव 1 होता है। बहुत कमाल की चीज़ है ये और बहुत जगह काम आएगी। आप कहोगे क्या काम आएगी, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे काम आएगी। माना कि आपने दो घटकों वाले किसी विलयन के अंदर घटक ए की मोल भिन्न XA निकाल ली, तो आपको XB के लिए सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसको एक में से घटा दीजिए। आपने XA निकाल लिया तो आपको XB के लिए ये वाला सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ये वाला सूत्र लगा दीजिए, XB इक्वल टू 1 माइनस XA। एक में से घटा दीजिए, आपको XB मिल जाएगी, है ना। जैसे अगर कोई पूछे कि मेरे घर में 3 सदस्य, एक मेरी बीवी, एक मेरा बच्चा, बताओ तीसरा कौन, तो तीसरा तो क्वेश्चन पूछने वाला हुआ ना। तो ये वाली बात है इसमें कि जब हमको पता है कुल मोल सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग एक होता है, दो घटक है, दो में से एक घटक की पता है तो दूसरे घटक की हम एक में से घटा करके मोल भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। आगे चलते हैं। अगर ये मैंने दो घटकों का उदाहरण लिया था, अगर मैं 3 घटकों का एग्जाम्पल लूँ, माना कि कोई ऐसा सॉल्यूशन लो जिसके अंदर 3 अवयव उपस्थित हैं, A, B और C। A के मोलों की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज Na, B के मोलों की संख्या है Nb और C के मोलों की संख्या है माना कि Nc। तो मोल भिन्न की परिभाषा के अनुसार A की मोल भिन्न होगी Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, B की मोल भिन्न होगी Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, C की मोल भिन्न होगी Xc बराबर Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। इन सब में हमने ऊपर उस घटक के मोलों की संख्या और अपॉन में नीचे हमने लिखा है विलयन के कुल मोलों की संख्या या विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्याओं का योग। ठीक है। और यहाँ पर अगर 3 घटक हैं तो तीनों घटकों की मोल भिन्नों का योग 1 होगा। जितने घटक हैं, अगर 4 घटक हैं तो A प्लस XA प्लस XB प्लस XC प्लस XD इक्वल टू 1 होगा। 5 हैं तो उनका योग 1 होगा। ये हमको ध्यान रखना है। और जनरली एग्जाम में द्विअंगी विलयन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस मोल भिन्न को अगर हम न्यूमेरिकल के रूप में समझना चाहें तो एक एग्जांपल मैंने दिया है। वैसे आगे के जो वीडियोस हैं उसमें हमें थोड़े से टफ क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन एक बार समझने के लिए हम इजी क्वेश्चन थोड़े मैं बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आप इसको समझ लें। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप कि 80 ग्राम जल और 90 ग्राम मेथिल अल्कोहल के विलयन में इन दोनों घटकों के मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो हम जानते हैं विलयन दे रखा है हमको, इसमें एक घटक ए दे रखा है, एक घटक बी दे रखा है। ऑब्वियसली घटक ए क्या किसको लेते हैं, विलायक सॉल्वेंट, और घटक बी किसको लेते हैं। ये अभी से मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस हो जाए कि बी को हमेशा विलय लेते हैं, ए को हमेशा विलायक के रूप में लेते हैं। अब जो ज़्यादा मात्रा में है वो हो जाएगा विलायक 90 ग्राम मेथिल अल्कोहल, और जो कम मात्रा में है वो हो जाएगा जल। ठीक है, इन दोनों को आप, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। अब मोल प्रभाज निकालने के लिए सबसे पहले हमको इन दोनों घटकों के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, और मोलों की संख्या का सूत्र होता है उस पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपॉन मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, अगर वो परमाणु के रूप में है तो परमाणु भार उसका मोलर द्रव्यमान होगा। परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त कर लो। अगर अणु है तो अणु भार को ग्राम में व्यक्त कर लो, वो उसका मोलर मास होगा। ये सब चीज़ें हम 11 में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब तो मुझे जैसे CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकालनी, पहले इसका मोलर मास निकाल लूँ मैं। CH3OH का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। इन तीनों वैल्यू से हमने निकाल लिया 12 + 3 + 16 + 1 बराबर 32 ग्राम प्रति मोल, 32 ग्राम्स पर मोल। इसी प्रकार से मैंने जल का H2O का मोलर मास निकाला, ये होता है 2 + 16 यानी 18 ग्राम पर मोल।
अब मेरे पास मोलर मास आ गया तो मैं मोलों की संख्या भी निकाल लूँगा। ये होगी मेथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 90/32। 90 हो गया पदार्थ की मात्रा ग्राम में, 32 हो गया उसका मोलर मास, तो 90/32 मोल, क्योंकि मोलों की संख्या पीछे मोल लगेगा। इधर मैंने जल के मोलों की संख्या निकाली तो 80/18 मोल। अब देखना, अब मैं निकालता हूँ पहले मेथिल अल्कोहल की मोल भिन्न। तो मेथिल अल्कोहल की मोल भिन्न क्या होगी? मेथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। तो मेथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी? 90/32 अपॉन कुल मोलों की संख्या कितनी? 90/32 प्लस 80/18। 90/32 की वैल्यू होती है 2.81 और 80/18 की वैल्यू होती है 4.44। तो मैंने निकाल लिया 2.81 अपॉन 2.81 प्लस 4.44, यानी ये निकल गया 2.81 में 7.25 का भाग देंगे तो आंसर आ गया हमारा 0.387। ये हो गई मेथिल अल्कोहल की मोल भिन्न। लेकिन हमको क्वेश्चन में तो दोनों की मोल भिन्न पूछी है, जल की भी पूछी है। तो मेथिल अल्कोहल की मोल भिन्न निकल गई तो जल की भी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? क्योंकि दो ही घटक हैं और दोनों घटकों के मोल भिन्नों का योग होता है 1। तो इस सूत्र से निकल जाएगा, एक में से जो हमारा आंसर निकला इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा 0.613, ये जल की मोल भिन्न हो जाएगी। तो हमको सूत्र, ये वाला सूत्र नहीं लगाना पड़ा, सीधा एक में से घटा करके हमको आंसर मिल गया। ये इस सूत्र का फायदा मिला हमको कि दोनों घटकों की मोल भिन्नों का योग 1 होगा। इस सूत्र का हमने लाभ उठाया है यहाँ पर। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन कीजिए। एक बार में समझ में आ जाए ज़रूरी भी नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। जितना पढ़ोगे, जितना पेन चलाओगे, लिख के याद करोगे, क्वेश्चंस को आप लिख के कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ और जितना आसानी से समझा हो सके उतने आसानी से समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। धन्यवाद।